इस वक्त हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जैसे-जैसे चुनाव करीब आ रहा है, एक तरफ ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन अब ममता बनर्जी के साथ ही साथ जो टीएमसी सांसद है महुआ मोइत्रा, उनकी भी बौखलाहट देखने को मिल रही है। और अब एक ऐसी परिभाषा आजादी में जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इस देश को आजाद करने के लिए, उसकी एक अलग परिभाषा लेकर आई है महुआ मोइत्रा। मैं देख रही थी शिविर जहां महुआ मोइत्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और इस दौरान वो एक बड़ी बात कहती है। महुआ मोइत्रा आजादी को लेकर कहती है कि जो बंगाली होते हैं वो सबसे गर्व करने वाली जाति है, सबसे गर्व करने वाला समुदाय है बंगाली। और उसके साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि जो बंगाली है उन्होंने इस देश को आजाद करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें 68% जो बंगाली थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए जेल पहुंचे। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर कोई आता है जिन्होंने अंग्रेजों को जमकर मजा चखाया हो, उसमें दूसरे नंबर पर आते हैं पंजाबी। इसके साथ ही साथ वो सवाल ये उठाती है कि गुजराती कौन थे? गुजरातियों की हमारे देश को आजाद करने में क्या सहभागिता थी? इस तरीके की बात करती है। मतलब साफ है कि वो कहीं ना कहीं जो अपनी सियासत है उसे गरमाने की कोशिश कर रही है ताकि वो सियासी रोटियां सेक सके। क्यों? क्योंकि फिलहाल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और महुआ मोइत्रा बहुत अच्छे से जानती है कि तमाम जो ज्यादातर पश्चिम बंगाल में जो बंगाली रहते हैं, अगर उनके सपोर्ट में बोला जाएगा तो कहीं ना कहीं उनका जो वोट है वो टीएमसी को मिलेगा। लेकिन वहीं पर गुजराती को इसलिए महुआ मोइत्रा टारगेट करी है क्योंकि अगर हम देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनको लेकर कहीं ना कहीं एक तरीके से इशारों ही इशारों में वो टारगेट करती हुई नजर आ रही है और एक अलग एजेंडा, एक अलग एक तरीके से कहा जा सकता है कि संदेश सेट करना चाहती है और वो साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि आजादी में हमने ना तो जाति देखी, ना धर्म देखा और ना ही कोई समुदाय देखा। हमने ना ही कोई राज्य देखा। इस देश को अगर आजाद करने में अगर किसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तो इस देशवासियों की थी, जिनकी याद हम आज भी करते हैं। वो तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी है उन्हें आज भी याद करते हैं और ये नहीं पूछते कि ये पंजाबी है, ये गुजराती है या ये मराठी है। सिर्फ ये देखा जाता है कि उसने इस देश को आजाद करने में कितनी शहादत दी। आज महुआ मोइत्रा जैसी नेता जो इस देश को बांटने का काम कर रही है और एक अलग ही परिभाषा लेकर आई है, इसे लेकर आप क्या सोचती है? देखिए अंतिमा जी, इसमें मैं थोड़ी-सी क्लैरिटी लाना चाहूँगी कि मऊ मोइत्रा ने जो ये जी। स्टेटमेंट दिया है स्पेसिफिकली इसलिए दिया है क्योंकि वो कह रही हैं कि काला पानी की सज़ा जो अंग्रेज़ों के टाइम में सबसे ज़्यादा खौफ़नाक मानी जा रही थी, उसके अंदर अगर आप देखेंगी तो 65 टू 70% बंगाली ही थे। और उन्होंने एडेड उसमें हुँ, ये भी बोला है कि वीर सावरकर के अलावा इस टाइम पे कौन ही था, कौन ही कितने ही गुजराती थे या कितनी अलग जात के लोग थे जो इस काला पानी की सज़ा लेकर बैठे हुए थे। देखिए, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है कि महुआ मोइत्रा यहाँ पर बंगाली सेक्शन को सुप्रीम करने की कोशिश कर रही है, उनको एक सुप्रीमेसी में दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनका हिंदू, मुसलमान, बांग्लादेशी, मुस्लिम्स ये सारे पैतरे अब इन लोगों के ना खत्म हो चुके हैं। तो अब ये लोग सोच रहे हैं कि ऑल ओवर जो बंगाली एक पूरी कम्युनिटी है, उसके ऊपर बात करते हैं। हुँ, इसलिए महुआ मोइत्रा ने आउट ऑफ नोवेयर 15 सालों की सरकार के अंदर कभी ये सारे स्टेटमेंट्स नहीं दिए गए हैं। लेकिन इस बार ये रेशियल स्टेटमेंट उन्होंने दिया है ताकि इलेक्शन से पहले लोगों को समझ में आए कि टीएमसी कितना ज्यादा इस टाइम पर बंगालियों के लिए सोचती है और बार बार गुजराती, अमित शाह, मोदी इन लोगों को विलेनाइज करने का उनका यही पर्पस है, ये बताने का है कि ये लोग गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, गुजराती अलग रहेंगे। अमित शाह बंगाल को उस तरीके से नहीं देखेगा जिस तरीके से टीएमसी के बंगाली बंगाल को देख रहे हैं। तो ये एक जो मेजर फैक्ट है ना, यहाँ पर महुआ मोइत्रा बताना चाहती हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ हुँ। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। मऊ मोइत्रा ने बहुत स्टेटमेंट्स ऐसे अलग-अलग अनबिरंगे स्टेटमेंट्स दिए। एक टाइम था जब मऊ मोइत्रा की जो पार्लियामेंट स्पीचेस होती थी उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती थी कि बहुत बोल्ड और फियर्स चीज़ें बताती थी वो। लेकिन इस टाइम पे इलेक्शन से पहले उन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया है। यहाँ पर जिस हिसाब से पूरी कन्वर्सेशन सिर्फ सत्ता के लिए हो रही है ना, ये चीज़ पता चल रही है। थोड़ा टाइम पहले पिछले साल की बात है, एक स्टेटमेंट आया था मऊ मोइत्रा का कि वो बता रही थी कि बांग्लादेश के लोग इंडिया में आके क्यों रहेंगे, जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तब। बांग्लादेश की जीडीपी हुँ, हमसे बेटर है, बांग्लादेश में बहुत चीजें अच्छी हैं इंडिया से, उनका ये पूरा स्टेटमेंट आया था। बांग्लादेश और इंडिया की जीडीपी मैं आपको बता दूं $2 ट्रिलियन का अपने आप में एक वास्ट डिफरेंस है। उन्होंने इंडिया और बांग्लादेश को कंपेयर किया।
इंडिया हम्म बांग्लादेश को अच्छा बोलने में कोई दिक्कत नहीं, तुम बोलो, लेकिन इंडिया से कंपेयर करके इंडिया को डिग्रेड करना और वो भी इंडिया में ही रह के गलत यहाँ पर था। ये लोग कहीं ना कहीं बांग्लादेशी मुस्लिमों की तरफ अपनी सहानुभूति दिखाते ही दिखाते हैं। तभी पूरे बांग्लादेश के एसआईआर के मैटर में अगर आप देखेंगी, और साथ ही साथ वो जो बांग्लादेशी था जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था, दास करके था, मैं नाम बोल रही हूँ अनुपमा जी, उनके साथ जब इतना कुछ हुआ था, उनको जिंदा जला दिया गया था बांग्लादेश के अंदर, तब भी टीएमसी के लोगों ने एज सच कुछ इतना बोला ही नहीं था। तो यहाँ पे महुआ मोइत्रा पूरी दीपू तरीके से चंद्र अपनी दास सीट की बात बचाने कर की रही है कोशिश आप कर रही जी। है। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे महुआ मोइत्रा अपने आप को पूरा बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गया टीएमसी के अंदर कि ममता बनर्जी से तो कुछ हो नहीं रहा है, अभिषेक बनर्जी का इतना वर्चस्व अभी तक बना ही नहीं है लोगों के अंदर। अब टीएमसी में जो इन लोगों की इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्युएंसीज और सीट है ना, ये लोग वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही अगर सरकार में ये लोग ना रहे, एटलीस्ट मेरी सीट तो बची रहे। तो यहाँ पे ना ये सब चीजें टीएमसी की पार्टी के अंदर आप देखेंगे तो एक विभाजन हो चुका है। आधे लोग बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं, आधे लोग ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं। अब हुमायूं कबीर क्या है, उन्होंने बाबरी मस्जिद बना लिया, अपनी एक नई पार्टी लॉन्च कर दी और ओवैसी के साथ पूरा टाई अप करके अब पार्टी में कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब और टीएमसी का वही जो अब इतने टीएमसी साल के से, वोटों को काटने हाँ वाले हैं। एग्जैक्टली, जी। टीएमसी का सबसे जो मेजर वोट है 30% का, वो ही वो काटने वाले हैं। तो टीएमसी में विभाजन की स्थिति आ चुकी है और मऊ मोइत्रा भी अपनी ही पॉलिटिक्स यहाँ पे खेल रही है, ताकि उनकी अपनी इमेज क्लियर रखी जाए। वो अपनी इमेज ममता बनर्जी से साइडलाइन करके रखना चाह रही है, और अब उनका मेजर टारगेट ये है कि बंगाली को पकड़ा जाए। लेकिन आपको क्या लग रहा है मनमोहन जी, ये सब कुछ काम आएगा अब जब इलेक्शन ऑलमोस्ट सर पे आ चुका है, नॉमिनेशन की डेट आ गई है, अब कंटेस्टेंट शुरू हो जाएंगे, आपको लग रहा है ये सब कुछ काम आने वाला है? देखिए, एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि सोची-समझी चाल है। विभाजन करके वो कहते एग्जैक्टली। हैं ना, अंग्रेज़ों का एक कहना है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हैं अंग्रेज़। ठीक उसी नीति पर अब टीएमसी और टीएमसी के सांसद और नेता चलते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसी वजह से इस तरीके का विवादित बयान वो दे रही है। लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ़ बौखलाहट है। ये बौखलाहट क्यों? क्योंकि जो 6.5% का जो वो वोटिंग अंतर था, वो कहीं न कहीं टीएमसी बहुत अच्छी तरीके से जानती है, और वो कोशिश करेगी कि कहीं न कहीं इसको बनाए रखे। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एसआईआर ने। और एसआईआर जब से आया है पश्चिम बंगाल में, तो हम देख रहे हैं कि कितने ऐसे घुसपैठिए जो बिना कुछ कार्रवाई के ही भाग गए। वो कहते हैं ना कि जिसके मन में चोर रहता है, तो कहीं न कहीं उसका डर भी साफ तौर पर देखने को मिलता है। और ठीक वैसा ही डर अब उन घुसपैठियों के अंदर भी देखने को मिला, जिसके चलते वो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर सीधे बांग्लादेश निकल गए। अब इन सब में अगर सबसे बड़ी बात होती है, तो देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट आया है महुआ मोइत्रा का, इस पर डिस्कशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तरीके की बातें करना कहीं ना कहीं एक नेता पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि इससे कहीं न कहीं, अगर मान लीजिए कि कोई स्वतंत्रता सेनानी अगर गुजराती है, मराठी है, तो क्या उनका ये अपमान नहीं है? अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का यहाँ पर अपमान हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की भी ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ पर देश सबसे आगे है, वो स्वतंत्रता सेनानी सबसे आगे है, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद भारत का हिस्सा बने हुए हैं। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि महुआ मोइत्रा ने एक बार अपना इतिहास खंगाल कर देखना चाहिए। अगर वो देखेगी, तो वो बेहतर तरीके से जान पाएगी शिवी। अगर हम बात करें, तो शायद महुआ मोइत्रा को महात्मा गांधी के बारे में नहीं पता, राष्ट्रपिता जिन्होंने सत्याग्रह किया था और हिंसक जो घटनाएं होती थी, लड़ाइयां होती थी, उसको हटाकर अहिंसा के मार्ग पर चलने की यहाँ पर उन्होंने जिद ठानी थी, जिसके चलते आज देश आजाद हुआ है। तो उन्होंने भी इसमें सहभागिता निभाई। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमने देखा कि जब देश आजाद नहीं हुआ था, तो उस समय भारत 565 रियासतों में बटा हुआ था, जिसके बाद में केंद्रीय गृह मंत्री उस समय जो थे, सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, वो भी गुजराती थे। उन्होंने इस भारत को एक करने की ठानी, और जो मुमकिन नहीं था उसे भी मुमकिन कर दिखाया, और उन रियासतों को एक साथ किया और ये भारत देश बनाया। नहीं तो आज भी अगर हम किसी दूसरे राज्य में जाते, या मुझे कहीं मध्य प्रदेश आना पड़ता या महाराष्ट्र जाना पड़ता, तो मुझे वीजा लेना पड़ता या पासपोर्ट मुझे चाहिए था। लेकिन उन सब चीजों को उन्होंने खत्म किया, तो उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि इस तरीके की घिनौनी राजनीति पर उतरना चाहिए। क्यों? ताकि हम जो पश्चिम बंगाल की जनता है, उन्हें गुमराह कर सके और वोट बैंक को हासिल कर सके। तो यहाँ पर महुआ मोइत्रा को जवाब देना बेहद जरूरी है कि आखिर इस तरीके की चीजें वो क्यों कर रही है हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के साथ। ममता मोइत्रा के पास इस टाइम पे ना कोई
ऑप्शन ही नहीं बचा है। इन लोगों ने 15 साल जी। बंगाल को बस लूटा है डेवलपमेंट के नाम पे। एक चीज़ अनुपमा जी, एक चीज़ भी नहीं ये लोग बता पा रहे हैं। मतलब आप इस कैंपेनिंग को इतना टाइम हो गया, बीजेपी ने बिहार इलेक्शन के तुरंत बाद से अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दी थी, जब आरएसएस के मोहन भागवत पहुंचे थे वेस्ट बंगाल के अंदर। तब से हुँ, लेके अभी तक अच्छा खासा टाइम पीरियड था, ये सब इंतजार कर रहे थे इस इलेक्शन का, और ये इलेक्शन ऑलमोस्ट आ गया है और अभी तक एक डेवलपमेंट का पॉइंट नहीं है इनके पास बचा हुआ है। ममता मोहिता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई पॉइंट गिना दे जो उन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया, उनके पास भी कुछ नहीं है। वो भी या तो सेंटर को बोलती रहती है या अलग अलग लोगों को बोलती रहती है। ये सब चीजों के बीच में आपने देखा होगा कि आरजे कर जो मेडिकल कॉलेज था, उसकी जो हुँ, रेप हुँ। विक्टिम थी, उसकी माँ भी इस टाइम पे इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही है। तो जी। इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ गए लोग कि मतलब इन्होंने मुस्लिमों के साथ भी विश्वासघात किया। वो इसी ने डेटा स्टेट किया था अनुपमा जी कि इस टाइम पर करीबन 30% मुसलमानों में से सिर्फ 7% मुसलमान गवर्नमेंट जॉब्स में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जिसके बलबूते भी इतने टाइम से उछल रही हो, इनफैक्ट इस इलेक्शन पे भी उनका आधार सिर्फ यही 30% मुसलमान है। इनके साथ भी कुछ भला नहीं कर रही है ये। तो लोगों का ना ये हो गया कि अब ममता बनर्जी एक फैसिस्ट गवर्नमेंट की तरह सामने आ चुकी है और लोगों के अंदर यही हो गया कि इनको किसी तरीके से हटाया जाए। और महुआ मोइत्रा का ये है कि अगर वो बीजेपी के पास चली गई या फिर उन्होंने पार्टी पार्टी चेंज करने जितना तो उनके पास पावर ही नहीं है, खैर ठीक है। लेकिन अगर वो बीजेपी के पास चली गई तो उनका लॉस ही लॉस है, क्योंकि जो इमेज इतने टाइम से बोल्ड और फियर्स बनाई थी उसके खिलाफ बात हो जाएगी। तो महुआ मोइत्रा बस बिल्कुल। किसी तरीके से अपनी नाव लगा रही है कि एटलीस्ट पार्टी जीते ना जीते मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं जीत जाऊं। ये उनका पूरा का पूरा और यहाँ इसी वजह से वो इस तरीके के बयान भी दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात शिवी तब यहाँ पर सवाल खड़ा हो जाता है, जब हम देखते हैं कि मुझे याद है कि अभी कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप पत्र जारी किया था। ममता बनर्जी के 15 साल के जो कार्यकाल थे, उसमें किस तरीके से जो पश्चिम बंगाल की जनता है, वह उनके ऊपर जो अव्यवस्था देखने को मिली है और विकास और डेवलपमेंट के नाम पर किस तरीके से उनसे झूठ बोला गया, तमाम ऐसी चीजें थी जो इस बीजेपी के आरोप पत्र में देखने को मिली थी। अब इस बीच में सबसे बड़ा आरोप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर ये लगाया कि ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड खेलती है। वो कैसे? आपको याद होगा 2021 में जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस समय ममता बनर्जी को अचानक से पैर में चोट लग जाती है, जिसके बाद वो प्लास्टर करके पूरे पश्चिम बंगाल में घूमती है, चुनाव प्रचार करती है कि जो पश्चिम बंगाल की जनता है उनके सामने ये प्रिटेंड करना कि देखिए मैं इतनी पीड़ा में भी हूँ, लेकिन तब भी मैं पश्चिम बंगाल की जनता को सही रास्ता दिखाना चाहती हूँ और इस वजह से मैं सब कुछ साइडलाइन करके प्रचार में मतलब आप लोगों के बीच में आ रही हूँ। दूसरी चीज, जब 2024 का लोकसभा चुनाव होता है तो उस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सिर में चोट लग जाती है, जिसके बाद वो सिर पर पट्टी बांधते हुए पूरे पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार करती नजर आती हैं। उसके बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं या तो ये कभी बीमार पड़ जाती है, कभी पैर में प्लास्टर चढ़वा लेती है, कभी सिर पर पट्टी बांध लेती है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एग्जैक्टली चुनाव आयोग के सामने बेचारा बन के चुनाव आयोग को ही गालियां देती है। तो कहीं ना कहीं जो उनका विक्टिम कार्ड है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक समय के लिए हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो बात है उसे हम डिनाई कर देते, झुटला देते, साइड कर देते। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें 2021 में भी 2024 में भी तो वाकई में हमें देखने को मिला है कि जब जब चुनाव करीब आते हैं तो अचानक से ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड क्यों खेलती है? सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है। डेवलपमेंट के लिए कुछ है ही नहीं अनुपमा जी, यही करना पड़ेगा। खैर ये बार का इलेक्शन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे लगता है एक बिल्कुल। तरफ इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच इंटरेस्टिंग होता है, दूसरी तरफ ये वेस्ट बंगाल का इलेक्शन इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, किसकी रणनीति काम आती है। बिल्कुल। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ